चालू कर दिया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कार्ल मार्क्स का लास्ट चैप्टर और लास्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। कार्ल मार्क्स राज्य के बारे में क्या कहता है, किस तरह बात करता है। वैसे तो मैं आपको राज्य के संबंध में जिस समय इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की चर्चा की, इतिहास की आर्थिक व्याख्या की मैंने चर्चा की, उस समय राज्य की भी चर्चा की थी। लेकिन आज मैं फिर से अलग से राज्य की चर्चा करता हूँ। आप 3 तारीख ना राजीव, 3 तारीख ना मार्क्स की तकसीम। मार्क्स का राज्य मार्क्स का राज्य सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने मार्क्स का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया है, लेकिन यह माना है कार्ल मार्क्स ने राज्य एक वर्गीय संस्था है। राज्य एक वर्गीय संस्था है। राज्य किस वर्ग की संस्था है इसकी बात कर लेते हैं। राज्य संपत्ति पर या जमीन पर स्वामित्व रखने वाले वर्ग की संस्था है। जैसे ये कब हुआ, जब दास युग में और सामंतवादी युग में। सामंत युग में जिन लोगों के पास संपत्ति थी, जिनके पास जमीन थी, जमीन पर स्वामित्व रखने वाले जो वर्ग था, उसका उन लोगों की वर्गीय संस्था थी। यही स्थिति आगे भी रही, आधुनिक युग में भी रही ये स्थिति। अब क्या हुआ, पूंजीपतियों की, फिर क्या हुआ पूंजीवादी युग में। पूंजीवादी युग में पूंजीपतियों की संस्था हो गई। पूंजीपतियों की संस्था हो गई। आगे मार्क्स कहता है राज्य शोषण का यंत्र है। राज्य श्रमिकों के शोषण का यंत्र है। स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोइटेशन। स्टेट is the instrument of exploitation. State is the instrument of exploitation. वह मजदूरों के शोषण करने में सहायक है, इसलिए वो उसको यह माना राज्य श्रमिकों के शोषण का यंत्र है।
स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कार्ल मार्क्स यह कहता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या है। स्वयं मार्क्स ने राज्य का कोई क्रमबद्ध व्यापक सिद्धांत देने का प्रयास नहीं किया है। प्लेटो, अरस्तु और अन्य विचारकों की तरह राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है। लेकिन मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते हैं। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों में कोई संघर्ष नहीं था, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन दास युग में स्थिति बदल गई। इस दास युग में स्वामियों के हाथों में भूमि, संपत्ति, उत्पादन के समस्त साधनों में वे दासों का शोषण करते थे और दास वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए शक्ति का आश्रय लेना पड़ता था। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय, कारागार आदि की व्यवस्था की गई। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शासक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य की उत्पत्ति आरंभ होती है। एंजल ये लिखते हैं, राज्य शासन के रूप में सबसे शक्तिशाली उच्च आर्थिक वर्ग का राज्य है, जो राज्य के माध्यम से राजनीतिक रूप से भी उच्च वर्ग बन जाता है। इस प्रकार शोषित वर्ग के शोषण का नया हथियार है। पुराने समय का राज्य गुलामों पर शासन करने के लिए गुलामों के मालिकों का राज्य था। सामंतवादी राज्य किसानों और भूमियों पर शासन करने वाले कुलीन लोगों का राज्य था। और यह आधुनिक युग में पूंजीपतियों का शासन है। मार्क्स लिखते हैं, राज्य संपत्तिशाली वर्ग का संगठन है जो संपत्तिहीन वर्ग से इसकी सुरक्षा करता है। आर्थिक विकास की निश्चित दशा में जो समाज के वर्ग विभाजन द्वारा उत्पन्न झगड़ों के कारण उत्पन्न हुई है राज्य की उत्पत्ति, जो इस झगड़े की आवश्यकता है। राज्य बिखरे हुए नागरिक समाज को संगठित नहीं करता, यह एक राजनीतिक अंधविश्वास है। राज्य सामाजिक जीवन की व्यवस्थित करता है जबकि वास्तविकता यह है सामाजिक जीवन राज्य को संगठित करता है। अतः इस विचार के अनुसार राज्य मनुष्य से बाहर नहीं है, समाज की ही उपज है। मार्क्स के अनुसार राज्य शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित रखने और अन्य वर्ग के शोषण करने का साधन है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों का संगठन है। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपनी संपत्ति और हितों की रक्षा की दृष्टि से कानूनों का निर्माण करता है, कानून भंग करने वालों को पकड़ता है। दंड देने के लिए पुलिस और न्यायालय की व्यवस्था की गई है। राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक यंत्र है। एंजल ने लिखते हैं, राज्य का जन्म इतिहास की प्रक्रिया से उस समय होता है जब समाज में ऐसे दो विरोधी वर्ग में विभाजित हो जाता है। इनके हित परस्पर विरोधी हैं, इनके हितों में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। राज्य का उद्देश्य एक वर्ग विशेष की प्रभुता को बनाए रखना है, अन्य वर्गों को शोषण की खुली छूट देना है। यह वर्ग आर्थिक उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व करके सेना, पुलिस और कानून द्वारा अपने वर्ग के आधिपत्य का सुदृढ़ करता है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को छीनने के लिए पूंजीपतियों की सहायता करता है और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य न केवल पुलिस और सैनिक शक्ति को अपनाता है बल्कि राज्य की न्याय प्रणाली भी इसी काम आती है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अंत अनिवार्य है। क्रांति द्वारा पूंजीवादी वर्ग को नष्ट कर दिया जाएगा और सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित हो जाएगा। वर्गविहीन समाज की स्थापना में कुछ समय लगेगा और अंतरिम ट्रांजिट पीरियड में सर्वहारा वर्ग का शासन होगा। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा। इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा। इस संक्रमण काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग द्वारा पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने और पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स ये देखते हैं कि समाजवादी क्रांति के दौरान कितने विराट और कितने जटिल कार्यभार पूरे करने होंगे। शोषक वर्ग के प्रतिरोधों का दमन करना, मेहनत कर जनसाधारण के व्यापक समूह को सर्वहारा वर्ग के पक्ष में लाना, समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक संबंधों में अमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन करना, इन सबको ध्यान में रखते हुए मार्क्स यही यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर निकलता है। पूरे संक्रमण काल में ऐतिहासिक आवश्यकता है इस काल का राज्य सर्वहारा अधिनायकवाद ही होना चाहिए। इस प्रकार संक्रमण काल में राज्य की इस तरह की भूमिका होनी चाहिए। मार्क्स सर्वहारा वर्ग के अधिनायक को लोकतंत्र मानता है। सर्वहारा वर्ग को अपने आप को दलित वर्ग के नाते संगठित करना है और शासक वर्ग की स्थिति तक उठाना है।
इसके लिए सर्वहारा वर्ग राजनीतिक दल के रूप में गठित होकर राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए। मार्क्स के शब्दों में अब तक की सभी राज्य व्यवस्थाएं अल्पसंख्यकों के हितों के लिए विद्यमान थीं, लेकिन सर्वहारा वर्ग का आने के बाद भारी बहुसंख्या की जागृत और स्वतंत्र अवस्था है, ये भारी बहुसंख्या हितों के लिए है। राज संस्था का विलोप। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक की संक्रमणकालीन अवस्था के बाद मार्क्स एक ऐसी आदर्श अवस्था की कल्पना करता है जिसमें राज्य का विलोप हो जाएगा। यह अवस्था वर्गविहीन समाज होगी जिसमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मार्क्स उस समाज की कल्पना करता है जो राज्य की जरूरत ही नहीं रहेगी। जैसे फूल सूख कर गिर जाते हैं उसी तरह राज्य का व्यवस्था वृक्ष ऊर्जा का समाप्त हो जाएगी, दमन करने वाली सारी एजेंसियां समाप्त हो जाएंगी। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने समाज राज्य के संबंधी विचार दिए हैं। राज्य बीदरिंग अवे ऑफ स्टेट हो जाएगा। राज्य एक बिल्कुल बीदरिंग अवे ऑफ स्टेट, बीदरिंग अवे ऑफ स्टेट। बीदरिंग अवे ऑफ स्टेट, बीदरिंग अवे ऑफ स्टेट। ठीक है, यह आपका कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य के संबंधी सिद्धांत के रूप में आप इसको मान सकते हैं। यह कार्ल मार्क्स आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। हेलो, हाँ